चलिए ठीक है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखना, इफ 3 bulbs of 40 watt, 25 watt एंड 100 watt, ठीक है। इनके साथ ये भी लिखा होगा, यदि 3 बल्ब 40 वाट, 25 वाट और 100 वाट, साथ में लिखा होगा 220 V, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। 3 bulbs 40 watt, 25 watt and 100 watt are connected in series with 220 voltage बैटरी, ठीक है। इतना ठीक है। 3 बल्ब हैं 40 वाट के, 25 वाट के और 100 वाट के, जो कि सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, किसके साथ? एक 220 वोल्ट की बैटरी के साथ। तो बताना है देन विच बल्ब विल ग्लोज मोर, कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा? विच बल्ब ग्लोज मोर, ठीक है। अभी देखना, ये क्वेश्चन पूछा है 2018 के अंदर, ठीक है। लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है, पूछा है 2018 के अंदर, ठीक है। ज़्यादा कोई इशू नहीं है। इस चैप्टर से एक ये क्वेश्चन मुझे पिछले एक पेपर में मिल चुका है, तो चैप्टर भी काफ़ी अच्छा है। बाकी के क्वेश्चन भी करेंगे आज। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। कंसेप्ट को समझना, लास्ट में इसके आंसर की तरफ भी चलेंगे। ऑप्शंस वही हैं, पहला है 25 वाट का, फिर है 40 वाट का, फिर है हमारा 100 वाट, और लास्ट ऑप्शन है ऑल बल्ब्स विल ग्लो इक्वली, सभी बल्ब एक समान प्रकाश उत्पन्न करेंगे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे, क्वेश्चन लिख के रखना। कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, स्टार्टिंग से देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले जो है हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं आज का। पहले एक बार थोड़ा सा हम कल का देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कंडक्टर, फिर देखेंगे इंसुलेटर, फिर एक चीज़ हमने देखी थी रजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। ये 4 चीज़ें हमने देखी थी कि कोई बहुत भारी कंसेप्ट नहीं थे, आसान से चैप्टर होते हैं। कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो होने देते हैं, ठीक है। इंसुलेटर का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते। अच्छा, एग्जाम्पल लिखते हुए चलेंगे इनका, कैसा? तो अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो हम कंडक्टर में क्या लिखेंगे? आयरन लिख सकते हैं, ठीक है। आयरन के अलावा हम क्या लिख सकते हैं? कॉपर। और एक चीज़ और याद रखना, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टर। इंसानी शरीर क्या होता है? एक सुचालक होता है। लोहा, कॉपर और ह्यूमन, इंसान, ये क्या है? सुचालक है। अच्छा, इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर पे वैसे तो हम वुड, लकड़ी क्या है? कुचालक है, अचालक है। ग्लास लिख सकते हैं इसमें। ये जो बेसिक एग्जांपल्स हैं, डायमंड जो है, ठीक है, ये अगर सीधा क्वेश्चन आ गया तो ये ऐसे ही लिखते जाने हैं, ठीक है। डायमंड, वुड, ग्लास। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देना, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान देना कि अगर एयर की बात करें ना, तो हमें ध्यान देना है कि एयर इज ऑल्सो इंसुलेटर। एयर जो है वो भी विद्युत धारा की क्या होती है? कुचालक होती है या अचालक होती है, ये ध्यान देना, ठीक है। फिर कुछ रजिस्टर्स आएंगे। रजिस्टर्स के बारे में हमने कल बात की थी। ये वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत हाई होता है। आर जिनका बहुत हाई होता है, पर ये इलेक्ट्रिसिटी को रोक नहीं देते, फ्लो होने देते हैं। बट क्योंकि रेजिस्टेंस हाई है तो ये हीट जनरेट करने में या हीटिंग इफेक्ट में बहुत बढ़िया यूज़ होते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट करने में टंगस्टन है और नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम वायर, इसका भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो टंगस्टन है, नाइक्रोम वायर है, ये आपके रजिस्टर्स में। सेमीकंडक्टर के अंदर आ गया आपका सिलिकन, जर्मेनियम। ये बाद में पढ़ेंगे भी हम, क्लास 11th का जब साइंस पढ़ेंगे तो वहाँ ये काफ़ी काम में आएगा, सिलिकन, जर्मेनियम वगैरह के बारे में। ये कुछ नहीं होते, इनमें हम एक इफेक्ट का यूज़ करते हैं, डोपिंग, ध्यान देना। और डोपिंग करने के बाद हम N और P टाइप के सेमीकंडक्टर्स को देखते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं सेमीकंडक्टर से फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपना आगे का काम चल जाएगा। इतना ठीक हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा ओम्स लॉ की तरफ भी चले थे, तो एक बार हम क्या करेंगे? ओम्स लॉ देख लेंगे, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम का नियम। तो ओम ने किसकी बात की थी? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को उसने ऐसे दिखाया था कि एक कॉमन लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन फिनोमेना हमें रेजिस्टेंस दिखाएगा, यही रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर कभी पूछ ले कि V और I के बीच में बने हुए ग्राफ की स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हम कहेंगे वो रेजिस्टेंस को दिखाती है। ओम्स लॉ, जितने भी लॉ अपने इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट्स हैं वो ओम्स के लॉ को फॉलो करेंगे, तो उसमें ये ग्राफ हमको देखने के लिए मिलेगा। यहीं से फिर हम कंसेप्ट लेकर के आए कि V इज इक्वल टू I R होता है।
ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ये बहुत काम का है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर के बाद एक और चीज़ लेके गए थे हम कि जो ये R है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो देख लेना। सबसे पहले हमने कहा वायर की लेंथ ये इफेक्ट करती है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ये इफेक्ट करता है, वायर किस चीज़ से बना है यानी कि रो मटेरियल, ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसको कहते हैं, ये इफेक्ट करेगा, और इसके साथ में जो टेम्परेचर है ये भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये चार हमने पढ़े थे। और यहाँ से फिर एक और चीज़ हम लेकर के आए थे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, ये चीज़ें लेकर के आ गए थे। ठीक है, फिर इसके अलावा फिर हमने कहा था कि अगर रेजिस्टेंस जो है वो कैसे जुड़े हों, सीरीज़ में जुड़े हुए हों। ठीक है, ऐसे ये R1 ये R2, तो पॉइंट A और B के बीच का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होता है R, वो क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर बाय द वे यही कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए ऐसे, और ये R1 हो गया मान लीजिए, ये R2 है, A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते थे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करके इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक हमारा ये खत्म हो जाता है। यहाँ से हम लेंथ का कंसेप्ट है, ये सारे कंसेप्ट हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कभी पूछ ले, इफ लेंथ इज डबल्ड, लेंथ को चेंज करके 2L कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका। ठीक है, लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। ये कंसेप्ट था, ये कल का था, उतार लेना इसको एक बार। ठीक है, ये कल का था, पॉज कर लेना, उतार लेना, आगे बढ़ेंगे। ठीक है।